नमस्कार, खबरें बुलेटिन के खास कार्यक्रम एक मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस खास बुलेटिन में आप खबर रफ्तार से भी देखेंगे और विस्तार से भी देखेंगे। आज सबसे पहले बात करेंगे रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। मारियोपोल शहर बम धमाकों से दहल उठा, तो वहीं चेर्नोबिल की एक नई लैब को भी रूस ने तबाह कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के दक्षिण तटीय शहर मारियोपोल पर हमले और तेज कर दिए हैं। मारियोपोल शहर 2 शक्तिशाली बमों के हमले से बुरी तरह दहल उठा। एक जानकारी के मुताबिक अभी भी इस शहर में हजारों लोग फंसे हैं। इसके अलावा जंग के बीच रूस ने चेर्नोबिल की एक नई लैब को भी तबाह कर दिया। ये नई लैब चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की थी। रेडियो एक्टिव वेस्ट के प्रबंधन पर नजर रखने के लिए इस लैब को बनाया गया था। इस लैब को 2015 में यूरोपियन कमीशन की मदद से बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने एक बड़ी धमकी दी। कहा गया कि अगर रूस के सामने अस्तित्व का खतरा खड़ा होगा तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी करेगा। ये बात क्रेमलिन की प्रवक्ता डिमिट्री पेस्कोव ने कही है। बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के 27 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक स्थिति कुछ साफ नहीं हुई। रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हवाई हमले तो कर रहा है, लेकिन अभी यूक्रेन उसके आगे झुकने को तैयार नहीं है। जंग में यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि रूस लगातार हमला कर अब बेगुनाह लोगों को भी तबाह कर रहा है, कत्ल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की होगी, क्योंकि युद्ध अब लगातार खिंचता जा रहा है, जिसके चलते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। पुतिन कभी भी कोई भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं, यहां तक कि कई देशों को परमाणु बम का डर सता रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 27 दिन बीत चुके हैं। इतने दिन बाद भी रूसी सेना को जमीनी रास्ते से आगे बढ़ने में संघर्ष करना पड़ रहा है। उसे दक्षिण यूक्रेन में लगातार यूक्रेन की सेना से जवाब मिल रहा है। युद्ध लंबा खिंचने और वैश्विक मंचों पर दरकिनार किए जाने से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बौखलाहट बढ़ रही है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि पुतिन अब छोटे परमाणु हमले कर सकते हैं। वो परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके हैं और अपनी परमाणु टुकड़ी को अलर्ट पर रखा है। रूस घातक हमलों का संकेत देने के लिए उत्तरी सागर के एक सुदूर हिस्से पर एक बम विस्फोट भी कर चुका है। इस मामले पर इसी हफ्ते नाटो के बेल्जियम के ब्रसेल्स में बैठक होने जा रही है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि अगर रूस केमिकल, बायोलॉजिकल, साइबर या परमाणु हथियारों की तरफ जाता है तो उसे कैसे जवाब दिया जाए। युद्ध को जीतने के लिए रूस कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिस तरह से ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है, उससे डर ये सता रहा है कि कहीं रूस कोई बड़ा और कदम ना उठा ले। आगे बढ़ते हैं, बात अब होगी अमेरिका की और भारत की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की भूमिका को लेकर पहले अमेरिका ने सवाल उठा दिए, असमंजस की बात कही, लेकिन अब अमेरिका भी भारत का दबदबा मान चुका है और भारत को महत्वपूर्ण भागीदार बताया गया। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका समेत नाटो देश विरोध में खुलकर खड़े हो गए। चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क रूस के करीब दिखे तो भारत ने दशकों पुरानी नीति पर आगे बढ़ते हुए गुटबाजी से खुद को दूर रखा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन संकट को लेकर भारत के रवैये पर तंज कसा था। जो बाइडेन ने क्वाड ग्रुप के सदस्यों का जिक्र करते हुए कह दिया था कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ समर्थन दिखाने में भारत की स्थिति थोड़ी असमंजस वाली है। हालांकि 24 घंटे के भीतर ही अमेरिका ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और विदेश विभाग की ओर से कहा गया कि भारत उसका महत्वपूर्ण भागीदार है। मतलब सब कहकर अमेरिका ने वापस भारत से संबंधों की दुहाई देकर गर्मजोशी दिखाने की कोशिश की है। So the fact is that we are a partner of India now. We are a partner of India when it comes to shared interests. दरअसल अमेरिका नहीं चाहता कि रूस के चक्कर में भारत से उसके संबंध कमजोर पड़े। एशिया में वो चीन के खिलाफ भारत की बड़ी भूमिका चाहता है। तो अमेरिका हमेशा अपनी रणनीति के तहत ही चलता है, लेकिन भारत को साथ अगर लेकर अमेरिका नहीं चलेगा तो अमेरिका को ही पछताना पड़ेगा। अब बात पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान की राजनीति पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। आप जानते हैं चुनाव आने वाले वक्त में होंगे, लेकिन इसलिए इस समय टिकी हुई है नजरें क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। मतलब इमरान की कुर्सी खतरे में है।
पड़ोसी देश पाकिस्तान में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। इमरान की अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 24 सांसदों की बगावत के बाद सरकार अल्पमत में आ गई है। इमरान पर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सेना ने भी इमरान को कुर्सी छोड़ने का इशारा कर दिया, लेकिन इमरान अड़े हुए हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि इमरान खुद इस्तीफा देते हैं या सेना जबरन उन्हें गद्दी से उतारती है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अपने मातहत अफसरान के साथ मिलकर इमरान का मुकद्दर तय कर चुके हैं। इमरान को सिर्फ एक विकल्प दिया गया है, कुर्सी छोड़ो, इज्जत बचाओ। अगर इमरान को हटाया जाता है तो उनकी जगह नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन पद संभालेगा या फिर से पाकिस्तान पर सेना का राज होगा। अगर ऐसा होता है तो पड़ोसी देशों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल नजर पाकिस्तान में तख्ता पलट की है, होगा या नहीं। ठीक चुनाव से पहले अगर प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी जाती है तो आने वाले वक्त में राजनीतिक संकट उनके लिए बहुत बड़ा खड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, बात अब होगी भारत की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या के बाद भड़की हिंसा में 2 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत हो जाती है और इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या के बाद भड़की हिंसा में 2 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत हो गई थी। जिस बागतुई गांव में आगजनी हुई थी, वहां लोग डर के चलते गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले पर खुद सुनवाई करने का फैसला भी लिया था। बीरभूम हिंसा के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। ममता ने कहा, सरकार हमारी है, हमें अपने लोगों की चिंता है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी को तकलीफ हो। बीरभूम रामपुर हाट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण बताई गई। ममता बनर्जी ने गुजरात और राजस्थान में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, इस तरह का भी जिक्र किया। साथ ही निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। बीजेपी को कोसते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं। इस मामले की जांच के लिए सीएम ममता बनर्जी ने सीआईडी के एडिशनल डायरेक्टर ज्ञानवंत सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया है, जो मामले की जांच के लिए बीरभूम जा चुकी है। ये मामला कोर्ट में जा चुका है और कोर्ट ने साफ कहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कतई ना हो, लेकिन राजनीति शुरू होना बताता है कि बयानबाजी और भी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो तेलंगाना की बात होती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के भोईगुड़ा में एक कबाड़ की दुकान में बुधवार की सुबह जब आग लगी तो भयानक की खबर सामने आई। 11 लोगों की जान चली गई। मरने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले बताए गए थे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भयानक हादसा हुआ। घटनास्थल पर पहुंचे हैदराबाद के जिला कलेक्टर एल शर्मन के मुताबिक आग सुबह 4 बजे के करीब लगी थी। जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 11 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। हादसे के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने आग लगने से बिहार के श्रमिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया है। मुख्य सचिव को साथ ही ये निर्देश दिए गए कि श्रमिकों के शव को भेजने की व्यवस्था की जाए। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने आग लगने की घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आग लगने की घटना एक कबाड़ के गोदाम में हुई है। 12 प्रवासी मजदूर यहां पर रह रहे थे। ज्यादातर शव सोती अवस्था में मिले थे। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया है। हालांकि जांच का विषय है कि असल में आग किस कारण लगी है। कई परिवार तबाह हो गए और साथ ही अब अपनी तरफ से तेलंगाना की सरकार ने कोशिश की है कि जो मौत हुई है, जिन मजदूरों की मौत हुई है, उनके परिजनों तक ये सूचनाएं पहुंचाई जाए और शव को पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाए। ऐसा सब कुछ मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने 2 साल बाद 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला कर लिया है। यानी कि जो कोविड के नियमों का पालन करते करते थक गए थे, उनके लिए राहत की खबर है। हालांकि मास्क लगाना होगा, सामाजिक दूरी बनानी होगी। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे कम होने लगा है और अब रोजाना 2000 से कम मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना गाइडलाइंस के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया है।
कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार कम होते मामलों के मद्देनजर सरकार ने करीब 2 साल बाद 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया है। देश में कोरोना के मामलों में कमी और स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड-19 से जुड़े हर एहतियात का पालन अब भी किया जाए। अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी हिस्से में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो राज्य उसे रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आई है और पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सिर्फ 1778 नए मामले सामने आए हैं। राहत भरी बात यह है कि लगातार चौथे दिन कोरोना के 2000 से कम मामले सामने आए हैं। तो कह सकते हैं कि कोविड के नियमों में ढील सरकार की ओर से दे दी गई है, लेकिन कोरोना के केस ना बढ़े इसका ध्यान आम आदमी को रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक ऐसे हादसे की जो होते होते टला है। पटियाला में एक चलती ट्रेन में चढ़ना शख्स को भारी पड़ गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसे होते होते टला है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने मिसाल पेश की है। इंसान की जिंदगी बहुत कीमती होती है, लेकिन कई बार अपनी लापरवाही की वजह से वो अपनी कीमती जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। ये वीडियो उसी बात को इशारा कर रही है कि किस तरह से एक लड़का अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देता है और उसको बचाने की जद्दोजहद में पुलिस वाले भी नजर आते हैं, तो ट्रेन में सवार कोई शख्स भी। ट्रेन से लटका हुआ ये लड़का घिसटता हुआ लगातार आगे जा रहा है और ट्रेन अपनी स्पीड में आगे बढ़ रही है। ये वीडियो पटियाला का है और पटियाला में जब ये वाकया सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया और ये सनसनीखेज मंजर सभी को परेशान कर गया। लेकिन आखिरकार गनीमत ये रही कि इस लड़के की जान बच गई, वरना स्थिति ऐसी थी कि जान बचना मुश्किल था। नसीब था इसका कि इसकी जिंदगी बच गई। अब यहाँ पर लापरवाही थी या फिर कुछ और वजह, लेकिन एक जिंदगी बची है और साफ साफ नजर आ रहा है कि मंजर कितना खतरनाक था। फरिश्ते की तरह आया एक पुलिसकर्मी और इस युवक की जान बचा गया, लेकिन इस तरह की खबरें हमें बड़ा सबक देती हैं। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए, लेकिन एक बार फिर से दूसरे दिन लगातार झटका लगा आम आदमी को। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हमने देखी है। लगातार दूसरे दिन दोनों ईंधन यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। देश में आम लोगों को लगातार दूसरे दिन महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में दूसरे दिन भी इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 से 85 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं जो खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने खुद के मार्जिन को जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में ये कॉस्ट भी जुड़ती है। आपको बता दें, पिछले साल 4 नवंबर के बाद से दोनों ईंधन के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। वहीं विपक्षी दलों का आरोप था कि चुनाव के कारण मोदी सरकार ने तेल कंपनियों को मूल्य बढ़ाने से रोक रखा था। आदमी को सोचना चाहिए कि इतना बड़ा बर्बाद चल रहा है तो क्या सस्ती होगी? अभी तो पेट्रोल है, हर चीज महंगी होगी। इंटरनेशनल मार्केट में डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से बढ़ाती है गवर्नमेंट, लेकिन उन्हें फिर भी ध्यान रखना चाहिए आम जनता की ख्यालों का। इससे पहले बल्क यूजर्स के लिए 25 रुपए डीजल पर बढ़ाए गए थे। आने वाले वक्त में डर सता रहा आम आदमी को कि कहीं यह सिलसिला लगातार पहले की तरह जारी ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ले ली है। ताजपोशी उनकी हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी ने लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। इसके साथ ही उनकी टीम में 8 मंत्री शामिल है। 8 मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ ली। उन्हें उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें सीएम बन गए। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यहां पहुंचे। आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के दूसरे ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पॉलिटिकल पंडित भी पुष्कर सिंह धामी को किस्मत का धनी बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब दिल्ली की होगी। आप जानते हैं दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी पहले से चल रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को एक बार फिर से जमकर घेरा और करारा जुबानी हमला बोला। तीनों नगर निगमों के विलय को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमलावर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है, अगर बीजेपी एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव होने थे उसमें सब लोग जानते हैं कि इस बार उनका भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने वाला था और अब एक अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके जरिए वो चुनाव को कई महीनों के लिए टालने जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद दिल्ली सरकार और नगर निगम की लड़ाई सड़क पर आती रही है। आए दिन नगर निगम कर्मचारी वेतन न मिलने के कारण हड़ताल करते हैं, जिससे निगम का कामकाज प्रभावित होता रहता है। आम आदमी पार्टी इस कुशासन के लिए बीजेपी को दोषी ठहराती है, निगमों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार निगमों को फंड जारी नहीं करती, जिससे निगम के कामकाज में बाधा आती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चुनौती दी है कि आप एमसीडी का चुनाव जीत ही नहीं सकते। बीजेपी क्या कहेगी, देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, बात आम आदमी पार्टी की होगी और पंजाब की होगी। एक्शन मोड में भगवंत मान दिखाई दे रहे हैं और पंजाब की नई सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, यानी कि करप्शन पर सीधा एक्शन। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीदी दिवस के मौके पर यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और कहा है करप्शन जड़ से खत्म होगा। पंजाब की सीएम भगवंत मान ने शहीदी दिवस पर भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू की है। भगवंत मान ने कहा है, अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो उन्हें सीधे 9501-200-200 पर एक ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। उनका स्टाफ मामले की निष्पक्ष जांच करेगा और दोषी पर सख्त कार्रवाई भी होगी। भगवंत मान ने कहा है, सरकार में भ्रष्टाचार को कतई सहन नहीं किया जाएगा। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। फ़ोन नंबर तुसी नोट कर लो 9501-200-200। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले ही कह दिया था कि वो शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर अपना व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे। इस नंबर पर लोग भ्रष्टाचार से जुड़ी अपनी शिकायतें सीधे सीएम को भेज सकेंगे। भगवंत मान ने कहा है, लोग अपनी शिकायतें व्हाट्सएप कर सकेंगे। भ्रष्टाचार में शामिल होने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई विधायक भी इसमें शामिल होता है तो सरकार उस पर भी कार्रवाई करेगी। अब जो कहा है वो करके दिखाया है, लेकिन ये आइडिया क्या धरातल पर उतर पाएगा, क्या कामयाब हो पाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बात हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की होगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कश्मीरी पंडितों के जरिए कांग्रेस पर सीधा सीधा बड़ा सियासी हमला बोला है। ये यूं कहीं बड़ा जुबानी हमला बोला है। विज ने कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए कांग्रेस को दोषी ठहरा दिया। द कश्मीर फाइल्स को लेकर बयानबाजी का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पानीपत में गृह मंत्री अनिल विज ने द कश्मीर फाइल्स के जरिए कांग्रेस को जमकर घेरा। अनिल विज ने 1984 के दंगे और देश के विभाजन को लेकर पूरी तरह से कांग्रेस और कांग्रेस की कार्यप्रणाली को दोषी ठहराया है। अनिल विज ने कहा, अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होना पड़ा, धर्म के आधार पर देश को बांटा गया, लाखों लोगों की जान गई, लोग दंगों की भेंट चढ़े। इस सब के लिए कांग्रेस की कार्यप्रणाली ही दोषी है। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ, अपने ही देश में जो वो विस्थापित बने, अपने ही देश में जो वो रिफ्यूजी बने, जो उनके साथ अत्याचार हुए, उसके लिए कांग्रेस डॉक्ट्राइन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अनिल विज यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु आज तक रहस्य बनी हुई है। इतना ही नहीं, अभी भी बहुत से रहस्य हैं जो जनता के सामने नहीं आए हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बाद कश्मीरी पंडितों का मुद्दा जोरों शोर से उठाया गया है, लेकिन आज भी ये सच है कि कश्मीरी पंडित पूरी तरह से विस्थापित नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पंचकुला की। आज शहीदी दिवस है। आपको याद होगा कि हमारे शहीद
जो थे उन्होंने देश के लिए क्या किया, आजादी के लिए क्या किया। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद थे और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और शहीदों के योगदान को याद किया गया। शहीदी दिवस के मौके पर पूरे देश ने शहीदों और उनकी शहादत को याद किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहीदों की बदौलत हम आजाद भारत में जी रहे हैं। देश की युवा पीढ़ी को इनसे प्रेरणा मिलती है। हम आजाद हो गए, उन शहीदों की बदौलत हम आजाद हुए, लेकिन आज़ाद भारत में आज समाज के लिए जीने की आवश्यकता है। समाज में कुरीतियाँ जो हैं, चाहे नशे के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, चाहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो होते हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहनी है, चाहे देश विरोधी गतिविधियाँ करने वाले ऐसे बहुत से संगठन हैं उनके प्रति यानी एक प्रकार को जनता में जागरूकता ये पैदा करनी होगी। शहीदों की याद में जलियांवाला बाग और हुसैनीवाला से लाई गई मिट्टी से सीएम मनोहर लाल, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और उपस्थित लोगों ने तिलक किया। सीएम ने पवित्र स्थानों से मिट्टी लाने की पहल की तारीफ की। शहीदी दिवस पर पूरा देश शहीदों को याद कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात हरियाणा की होगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने नूह के कई गांवों को करीब 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा कर दी है। नूह में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने घासेड़ा, पेमाखेड़ा और कई गांव में करीब 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है। इसके साथ ही देवेंद्र बबली ने पंचायत विभाग के अधिकारियों को 3 महीने के अंदर कामों को पारदर्शिता के साथ पूरा करने के आदेश भी दिए। घासेड़ा गांव में लोगों को संबोधित करते हुए देवेंद्र बबली ने कहा, 2 साल में कोविड महामारी की वजह से विकास गति नहीं पकड़ पाया था, लेकिन सरकार इस जिले के विकास को लेकर गंभीर है। देखिए, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, दुष्यंत जी और मैं खुद भी, इसमें बेसिकली डिपार्टमेंट के पास डेवलपमेंट के लिए फंड की भी कोई कमी नहीं है। अधिकारियों को हमने इसलिए निर्देश दिया कि जो फाइलों में दबकर स्कीमें रह जाती हैं वो धरातल पर जाएं और टाइम बाउंडेशन के साथ हम काम करेंगे। कोई भी अधिकारी कोताही करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मेवात पर विशेष नजर है। साथ ही बबली ने कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेवात के विकास के चर्चे होंगे। गांव का विकास करना हरियाणा सरकार की प्राथमिकता में शुमार है और देवेंद्र बबली इस कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब पलवल की होगी। पलवल की अपराध जांच शाखा ने होडल के डबचीक मोड़ से भारी मात्रा में गांजे से भरे हुए ट्रक को काबू करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। प्रदेश में नशे का नेटवर्क लगातार फैलता जा रहा है, इस पर रोक लगाना जरूरी है। पलवल पुलिस ने गश्त के दौरान भारी मात्रा में गांजा पकड़ा है। पलवल के डीसी राजेश दुग्गल ने जानकारी दी कि उन्हें मुखबिर से इस बारे में जानकारी मिली। पुलिस की टीम ने होटल के डबचीक मोड़ से ट्रक को रोका, जिसमें भारी मात्रा में गांजा पाया गया। गांजा तस्कर विशाखापट्टनम से भारी मात्रा में गांजा भरकर ला रहे थे। एक भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है, जिसमें एक कंटेनर था जिसमें कुछ और सामान भी भरा हुआ था और 2 लोगों को उसमें अरेस्ट किया, जिसका एक का नाम जमशेद है, एक का अरबाज है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से पता लगाया जाएगा कि गांजा तस्करी का ये काम कब से चल रहा था और आखिर उनकी मंशा थी क्या। पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि नशे के इस जखीरे के जरिए न जाने कितने युवाओं के रगों में ये नशा फैलता। नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। आने वाले वक्त में भी यूं ही ऑपरेशन चलते रहे तो जल्द ही बड़े सरगना तक पहुंचा जा सकता है। फिलहाल 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।